हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें 2 वीडियोस आपको मिल चुके हैं। 2 टेस्ट श्रृंखला 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं। कल की वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो पूरी तरीके से चल नहीं पाई थी, तो कल की वीडियो वाले बाकी बचे क्वेश्चंस प्लस आज कुछ नए क्वेश्चंस लेकर मैं फिर आपके सामने हूँ। वीडियो को आपको अगर सही से देखना है तो 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को आप जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हैं, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आगे भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आगे एग्जाम में इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। लास्ट में अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर करें, ताकि आप अपने आप को अदर स्टूडेंट से भी कंपेयर कर पाएँ। देखिए, जब तक आप अपने आप को मैदान में उतारेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि गेम कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे, पढ़ाई लिखाई करके आए होंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्राक्कलन समिति संसद में किस सदन की होती है? यानी एस्टिमेट कमेटी जो होती है संसद के किस सदन में होती है? लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों सदनों की संयुक्त समिति, किसी भी सदन की। तो आपको प्राक्कलन समिति के बारे में इस प्रश्न में बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि लाइव हो जाएं। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, इतने मेहनत से क्वेश्चंस कलेक्ट करके आते हैं और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार सब, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए कम से कम। चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा। लोकसभा लोकसभा क्यों होगा मैं बताता हूं आपको। जो प्राक्कलन समिति है उसका कार्य होता है शासन पर वित्तीय नियंत्रण रखना, यानी जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो करती है एस्टिमेट कमेटी। इस समिति के अगर कार्य की बात करते हैं तो यह समिति विभिन्न विभागों के वित्तीय अनुमानों की जांच करती है और फिजूल खर्ची रोकने के लिए सुझाव देती है। यानी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, जब वो बजट बनाने के समय अपना जो वित्तीय अनुमान है वो जारी करते हैं, तो यह कमेटी उसको रोकने, उसके में फिजूल खर्ची जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको रोकने के लिए सुझाव देती है। इसकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में की जाती है। अब समिति में सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा लोकसभा। टोटल जो सदस्य हैं वो 30 सदस्य हैं, कार्यकाल 1 साल का। एक बात नोटिस करने वाली है कि इस समिति में कोई भी मंत्री, यानी कोई भी सदन का मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। तो ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। जो कार्यकाल है वो 1 साल का है, मंत्री सदस्य नहीं होगा। एक समिति और इसी समय हम जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जो इसके साथ ही इसकी जुड़वा बहन के रूप में देखी जाती है, लोक लेखा समिति, यानी कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। इस समिति, अगर लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं तो लोक लेखा समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करता है। समिति में टोटल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जबकि प्राक्कलन समिति में टोटल जो सदस्य थे वो लोकसभा से ही थे। समिति का कार्यकाल 1 साल का ही है। इस समिति का भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इस समिति की सिफारिशों ने देश में वित्तीय प्रशासन को सुधारने में बहुत योगदान दिया है, इसलिए लोक लेखा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें याद रखना है कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, जबकि प्राक्कलन समिति में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 30 और जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, ना कि राज्यसभा से। चलिए, इस प्रश्न का आंसर था आंसर नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। आपके सामने है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 19, 20, 22, 18 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो 8th शेड्यूल है, जो 8th अनुसूची है, उसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है
ऑप्शन नंबर सी यानी 22 भाषाएं। उम्मीद है कि हम सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं इसका सही जवाब है। तो कुछ भाषाएं शुरू से ही संविधान में थी, कुछ भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, जबकि 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, सिंधी को भी 1967 में जोड़ दिया गया था भाषा में। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। हमने पिछली वीडियो सीरीज में ऐसे प्रश्न किए हुए हैं कि भारत की 8वीं अनुसूची में कब कब, तो 67 में, 92 में, 2003 में भाषाएं जोड़ी गई। सिंधी, 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। अगर बात करते हैं टोटल 22 भाषाओं की, कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो वो भाषाएं हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में बना रहेगा। भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं टोटल शामिल की गई हैं, वो हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये वो 22 भाषाएं थी जो टोटल संविधान में शामिल की गई हैं। यद्यपि समय समय पर बहुत सारी भाषाओं, नई भाषाओं को शामिल करने की मांग लगातार चल रही है। लगभग 50 से अधिक भाषाएं हैं जिनकी मांग है कि उनको भी संविधान में शामिल कर लिया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी यानी 22 भाषाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद जब भाषाई राज्यों का गठन हुआ तो उसमें भारत का वह प्रथम राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बना था। ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा। उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को पता होगा, पता भी होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। जितने नए लोग जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। आपके लिए क्वेश्चंस बहुत मेहनत से कलेक्ट होते हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग कि वीडियो को शेयर करते रहें लगातार। आपके जो दोस्त यार, मित्र, बंधु हैं उन्हें भी ये वीडियोस प्रोवाइड कराएं ताकि आने वाले एग्जाम में वो भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। उम्मीद है कि हम सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। जब बात करते हैं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी मिलने समय टोटल जो राज्यों की संख्या थी वो 14 और 6 संघीय राज्य बनाए गए थे। लेकिन समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन एवं निर्माण के नए नए तरीकों की खोज की जाने लगी, यानी मांग उठने लगी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न समितियां भी बनी। आपने कुछ समितियों का नाम सुना भी होगा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के साथ समिति बनी थी। फजल अली आयोग बना था इसके लिए, वो एक अलग टॉपिक है, कभी उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो जो समितियां बनी थी उन्होंने भाषाई आधार पर जो राज्यों बनाने की मांग थी उसको लगातार मना कर दिया, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण अगर किया जाता तो देश के एकीकरण पर खतरा उत्पन्न हो जाता। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो ये भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु असमय परिस्थितियों में हो गई। उन्होंने आंदोलन बहुत ज़्यादा किया, इस वजह से उनकी मृत्यु भी देखने को मिली हमें। और उनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन बहुत तेज हो गया। इस वजह से सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। जो समितियां बनी थी वो सुझाव देती थी कि जो इकाइयों का गठन, प्रांतीय इकाइयों का गठन किया जाए वो भाषाई आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुविधाओं, राष्ट्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में किया जाना चाहिए। लेकिन भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उम्मीद है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम सभी लोगों को पता होगा, जो देश के पहले राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति भी रहे थे। अब उपराष्ट्रपति थे तभी राज्यसभा अध्यक्ष थे, यह हम सभी लोगों को पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को, और साथ ही साथ राज्यसभा को पहले बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कब कहा गया? 23 अगस्त 1954 में। यानी राज्यसभा के सभापति ने घोषणा की कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। कब? 23 अगस्त 1954 को, जबकि इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले सभापति आपको पता ही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन जो पहले उपसभापति थे उनका नाम था श्री SV कृष्णमूर्ति राव। क्या नाम था? श्री SV कृष्णमूर्ति राव। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के ऐसे पहले सभापति थे जो लगातार 2 बार कार्यकाल रहा, 1952 से 62 तक 2 कार्यकाल के लिए, जबकि हामिद अंसारी भी लगातार 2 कार्यकाल के लिए 7 से 12 और 12 से 17 यानी 2007 से 2012 तक सभापति रहे और 2012 से 2017 तक। अगर राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं हम भारत में, तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो 245 यानी 233 चुनकर आते हैं और 12 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के सदस्यों का कंट्रीब्यूशन होता है। उनमें से कुछ प्रमुख राज्यों के सदस्यों की संख्या है आंध्र प्रदेश से 11, अरुणाचल प्रदेश से 1, असम से 7, बिहार से 16, छत्तीसगढ़ से 5, गोवा से 1, गुजरात से 11, हरियाणा से 5, हिमाचल प्रदेश से 3, जम्मू कश्मीर से 4, झारखंड से 6, कर्नाटक से 12, केरल से 9, मध्य प्रदेश से 11, महाराष्ट्र से 19, दिल्ली से 3, राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 18, उत्तर प्रदेश से 31, पश्चिम बंगाल से 16। अगर आपसे पूछता है सवाल कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था। राज्यसभा से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं मैंने उनकी चर्चा आपके साथ की। अगर आपको समझ नहीं आया है अभी तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 3। भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों यानी जिन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकारों की चर्चा है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाग 3 में मैग्ना कार्टा दिया हुआ है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। जबकि संविधान के डिफरेंट भागों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण भागों की बात करें और उसमें दिए हुए सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम भाग देखते हैं कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, अनुच्छेद 1 से 4। जबकि भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मैंने आपको बताया ही मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 में अमेंडमेंट करके भाग 4 का जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। किसकी समिति पर? सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हमने आपको पहले ही बताया 1976 में आपातकाल के समय मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये बात में हम पहले आपसे कर चुके हैं। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ की चर्चा है, अनुच्छेद 52 से 151। जबकि भाग 6 में राज्यों से संबंधित चर्चाएं की गई हैं, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स,
अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324 से 329। जबकि भाग 17 में राजभाषा की चर्चा दी गई है, 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, 352 से 360, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल इमरजेंसी लगती है। वहीं भाग 20 में एक अनुच्छेद है मात्र, जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 368। तो ये थे भारत के संविधान के कुछ प्रमुख भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद। जबकि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब भी होगा भाग 3, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा गया है। भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी, यह प्रस्ताव किसमें था? 4 प्रस्ताव दिए गए हैं आपको: माउंटबेटन प्रस्ताव, किप्स प्रस्ताव, कैबिनेट प्रस्ताव, वेबल प्रस्ताव। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें यह कहा गया था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान कर दिया जाएगा। अब क्रिप्स मिशन आया कब था? तो मार्च के उत्तरार्ध, मार्च 1942 के उत्तरार्ध में, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लेबर पार्टी से संबंधित थे। इनकी अध्यक्षता में यह मिशन भारत आया हुआ था। अगर मिशन के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो मिशन का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। इसके लिए भारतीय नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं का सहयोग प्राप्त करना था। बदले में क्रिप्स ने कहा कि युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत में चुनाव कराने व औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने का वादा हम आपसे कर रहे हैं। लेकिन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल थे वो इसके एकदम विरुद्ध थे। क्रिप्स प्रस्ताव लेबर पार्टी के सौजन्य से भेजा गया था, जिसका मानना था कि भारतीयों को भी स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोली जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। वो स्टेटमेंट थी, दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक, यानी इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक। किस प्रस्ताव को? क्रिप्स प्रस्ताव को। यानी ऐसा चेक है जो ऐसे बैंक का है जो खुद दिवालिया होने वाला है, उसमें भी उसका आगामी तारीख का चेक है। साथ ही साथ अन्य दलों के भी इसी प्रकार विचार थे, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने भी आंदोलन का दमन करने के लिए सभी उपायों का सहारा लिया। कांग्रेस के बहुत जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। इंपॉर्टेंट मिशन था, फेल हो गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो था कि इसमें पहली बार बात की गई कि हम भारतीयों को स्वशासन देने जा रहे हैं। तो भारतीयों को सत्ता दी जाएगी, यह प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव में था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कब आया था? 1942 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष। पहले यह अवधि 18 वर्ष थी। आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि कब, किस वर्ष ये अवधि 18 वर्ष से चेंज करके 21 वर्ष की गई है। यानी 18 वर्ष से चेंज करके 21 वर्ष की अवधि पंचायत निर्वाचन के लिए होगी। यह डिसीजन कब लिया गया, कब इसमें बदलाव किया गया, तो ये बताइएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, न्यूनतम आयु इस समय 21 वर्ष है, वर्तमान में 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, ये आपको बताना है। ए राज्य का राज्यपाल, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्यमंत्री, डी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से बताइए कौन सा जवाब इसमें सही होगा। राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति इनमें से कौन करता है?
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों यानी रीजनल काउंसिल्स की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। रीजनल काउंसिल्स की अध्यक्षता जब 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उसकी कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप सब लोग और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो से जुड़ सकें। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है। भारत में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो क्रमशः हैं, सबसे पहले नॉर्थ जोनल काउंसिल, साउदर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। अब इनके मुख्यालय देख लेते हैं कि कहां कहां है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल यानी उत्तरी जो जोनल काउंसिल है उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही साथ जो दक्षिणी जोनल काउंसिल है उसका मुख्यालय चेन्नई में। जो केंद्रीय सेंट्रल जोनल काउंसिल है उसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न पूर्वी जोनल काउंसिल है उसका मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिमी जोनल काउंसिल उसका मुख्यालय मुंबई में। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जोनल काउंसिल है उसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, टोटल ये 6 जोनल काउंसिल्स हुई, उनके अलग अलग मुख्यालय कहां कहां? नई दिल्ली, चेन्नई, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई और शिलोंग क्रमशः ये स्थित हैं उनके मुख्यालय जोनल काउंसिल्स के। हर जोनल काउंसिल में डिफरेंट स्टेट्स शामिल हैं। 2 या 2 से अधिक जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होती है? राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होती है? उम्मीद है हम सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/10। अगर राज्यसभा सत्र में है और 1/10 सदस्य उसके उपस्थित हैं तो राज्यसभा का सत्र जो है वो सुचारू ढंग से चलता रहेगा। यानी इससे कम सदस्य होने पर फिर राज्यसभा का सत्र नहीं चल सकता। कम से कम 1/10 सदस्य उसके कोरम को कंप्लीट करने के लिए होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1/10 सदस्य जरूरी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बताना है कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। फिर से बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में। 1951 में पहला संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। अब तक कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 104 संशोधन, जिसमें महत्वपूर्ण संशोधनों की चर्चा हम आपसे लगातार करते भी आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। कल भी हमने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की चर्चा की थी जिसमें 42वां, 44वां, 45वां, 52वां कुछ ऐसे संशोधन थे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन था कल का वो था गोवा को दर्जा दिया गया था और सिक्किम को किस संशोधन द्वारा? तो 36वें संशोधन द्वारा भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उन संशोधनों की बात हम लगातार आपसे डिफरेंट वीडियोस में करते जा रहे हैं। आगे भी जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो पहला संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, SP सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, D सुकुमार सेन। जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। संविधान के किस भाग में संशोधन के प्रावधान किए गए हैं?
भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20। संविधान के किस भाग में संशोधन के प्रस्ताव किए गए हैं, यह आपको बताना है। सत्रह, 18, 19, 20 में आपको बताना है कि किस भाग में संशोधन के प्रस्ताव हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, 5वां क्वेश्चन जब मैं कंफर्म कर रहा था तो आपको बताया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 20। संविधान का अनुच्छेद है 368। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के प्रस्ताव किए गए हैं भाग 20 में। चलिए बताइए, भाग 17 में क्या था, देखा था हमने। भाग 17 संबंधित था किससे, राजभाषाओं से, जबकि भाग 18 में किसकी चर्चा थी, आपात उपबंधों की। किसकी चर्चा, आपात उपबंधों की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 कर लिया हम लोगों ने, 14 पे भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं के बारे में बताना है। भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य शुरुआत से ही संविधान में उपबंधित हैं। 44वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए, 42वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए, या फिर उच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा संविधान में शामिल किए गए। मूल कर्तव्यों के बारे में आपको बताना है कि संविधान में पहले से थे, 44वें से शामिल किए गए, 42वें से शामिल किए गए, या फिर उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय द्वारा इसे संविधान में शामिल करने के लिए कहा। बहुत ही आसान प्रश्न है, डिस्कस कर चुका हूं मैं इस प्रश्न को आप लोगों से। प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन थे। चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं थे, यह हम सभी को पता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल किया गया। यानी उस समय आपातकाल लगा हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक समिति बनाई, स्वर्ण सिंह समिति। उन्होंने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की बात भी की जानी चाहिए, तो 42वां संशोधन हुआ। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इस बात की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों के अनुसार क्या किया गया था। तो मूल कर्तव्यों के अनुसार कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर भी करेगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखेगा, उनका पालन भी करेगा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेगा, उसे अक्षुण्ण बनाए रखेगा, देश की रक्षा करेगा, आह्वान के लिए राष्ट्र सेवा पर जाने के लिए तत्पर रहेगा हमेशा। साथ ही साथ अगर बात करें कि मूल कर्तव्यों में और क्या कहा गया, तो मूल कर्तव्यों में और बताया गया कि भारत के सभी लोग समरसता, सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ सभी प्रथाओं का त्याग करेंगे, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, जो प्रथाएं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होंगी उनका त्याग करेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझेंगे, उसका परिरक्षण भी करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं, उनकी रक्षा करेंगे, संवर्धन करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा देश को सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि आप माता पिता की संरक्षक हैं तो 14 वर्ष से आयु वाले अपने प्रत्येक प्रतिपाल्य यानी बच्चे को शिक्षा का अवसर भी प्रदान करेंगे। अब देखिए, इससे एक महत्वपूर्ण और है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। यानी पहले जो संख्या थी मूल कर्तव्यों की वो 10 थी, और 86वें संविधान द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर माता पिता प्रदान करेंगे, इस बात को जोड़ दिया गया। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि जो ये बात संविधान में जोड़ी गई है कि माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष वाले आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये बात जोड़ी गई दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य
लगभग मूल कर्तव्यों को मैंने आपसे डिस्कस भी कर दिया कि क्या उनकी मांग थी, मूल कर्तव्यों में क्या क्या बातें शामिल कर दी गई संविधान में संशोधन करके। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BR अम्बेडकर बहुत ही महान व्यक्ति, साथ ही साथ उनके साथ एक और महान व्यक्ति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता हमारे। तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में क्या प्रावधान था? ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। पूना पैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, हुआ 1932 में। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही क्यों होगा? क्योंकि जो पूना पैक्ट की शर्त ही थी तो उसमें था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इस पैक्ट में किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पूना पैक्ट होने के पीछे की स्थिति क्या थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाएगी। घोषणा की भी गई, जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया और दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट तो दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के वोट से ही चुना जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो दलित उम्मीदवार भी दलित वर्ग का मतदाता केवल दलित वर्ग होगा और दलित वर्ग दूसरे वोट से सामान्य का प्रतिनिधि भी चुनेंगे। साथ ही साथ 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें दलितों को 11 पृथक समुदायों में निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। अब ये बात गांधी जी को बहुत खराब लगी और उन्होंने 20 सितंबर 1932 से अनशन प्रारंभ कर दिया गया। गांधी जी द्वारा अनशन स्टार्ट होने के 4 दिन बाद यानी 24 सितंबर 1932 को लगभग शाम को यरवदा जेल, अब गांधी जी उस समय बंद थे यरवदा जेल में, तो यरवदा जेल जो कि पूना में स्थित है, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन, जैसा कि वर्तमान में पद्धति में है, कि इसको स्वीकार करना पड़ा। परंतु उन्होंने कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा करके 148 करवा ली। यानी कम्युनल अवार्ड में उनको सीटें मिली टोटल 71, लेकिन उन्होंने जब साइन किया पैक्ट पे तो उन्होंने समझौते में इस सीटों को बढ़ाकर 148 करा ली, लेकिन जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी उसको छोड़ करके संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। आजकल भी संयुक्त निर्वाचन पद्धति ही चर्चा में रहती है, पद्धति प्रचलन में है, बोल सकते हैं कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति ही आजकल भी स्वीकार है और उस समय भी पूना पैक्ट के द्वारा इसे गांधी जी और अंबेडकर दोनों ने स्वीकार कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो ध्यान रखिएगा 148। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी अंबेडकर के बीच। कहां हुआ था? तो यरवदा की पूना की यरवदा जेल में। उम्मीद है कि इस प्रश्न से संबंधित जितने फैक्ट थे आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फिर आ गया। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सारे लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी उतना ही लोगों को फायदा होगा। आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटी की ये टेस्ट सीरीज। लगातार कंटिन्यू रखिएगा इसको, इससे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लगातार शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए 16वां प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, यानी भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो पूछ रहा है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। जल्दी से ऑप्शन कमेंट कीजिए।
प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य जो अध्यक्ष होता है राज्य का, उसका चुनाव होता है। और भारत में राज्य का अध्यक्ष कौन है, राज्य का मुखिया कौन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, हम सभी को पता है, भले ही एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चुनाव होता है। अब बात कर लेते हैं गणराज्य की। तो गणराज्य या गणतंत्र सरकार का ही एक रूप होता है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। तो गणराज्य जो हो वो सरकार का ही रूप होता है, साथ ही साथ ये किसी शासक की निजी संस्था या संपत्ति नहीं होता, ये एक सार्वजनिक मामला है। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होता है जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाता है। तो भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है, इसलिए भारत को क्या बोलते हैं हम, गणराज्य। गणराज्य है, ना कि राजतंत्र है। राजतंत्र शाही तो है नहीं, कोई व्यक्ति हमारे यहाँ राजा तो है नहीं, हमारा जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति एकल संक्रमणी मध्य पद्धति द्वारा चुन करके उस पद पर विराजमान होते हैं। उनका एक कार्यकाल होता है, एक निश्चित कार्यकाल के बाद फिर से चुनाव में उनको जाना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं जिस देश की देन है वह है, यानी बताना है कि आपको आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से, अमेरिका के संविधान से। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की। राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां विद्यमान हैं। भारत का प्रथम नागरिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। भाग 18 में इन शक्तियों का वर्णन है। राष्ट्रपति आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है तथा सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बात हम सभी को पता है। इस दौरान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। इसी प्रकार इसीलिए बोलते हैं कि भारत का संविधान संघ होते हुए भी एकात्मक रूप धारण करता है। यानी भारत में यद्यपि संघीय व्यवस्था है, लेकिन कुछ उपबंध ऐसे हैं जब भारत एक एकात्मक राज्य की तरीके से बिहेव करता है। तो वो कब है? आपातकाल के दौरान। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल यानी 352, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो आपातकाल लगता है उसे हम 356 राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान में इस स्थिति के लिए किसी भी आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें? 356 में। जबकि जो अगला आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल 360। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है। लगता कब है? जब भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख पर कोई खतरा आ जाता है तो यह आपातकाल अधिरोपित हो जाता है, यानी यह आपातकाल लगाया जा सकता है। आज तक नहीं लगाया गया है और भगवान सब ठीक ठाक रखेंगे तो आगे भी नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। उम्मीद है कि सब वित्त से ही चलना है। पैसा गुरु और सब चेला, ये आप सभी लोगों को पता है। तो उम्मीद है कि आगे भी वित्तीय आपातकाल ना लगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुसार चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है?
इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। चलिए भैया बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है बता लेना चाहिए। सूचियों से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंट सूचियों से संबंधित मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे दे देगा और सामने दे देगा कि उससे संबंधित क्या क्या है और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। इसमें तो एक ही पूछा है, चौथी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सारी अनुसूचियों को, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। प्रथम अनुसूची में दिया गया है भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में, और इसी में संशोधन करके 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा दिया गया। ये बात मैं आपसे पहले बता चुका हूं, ध्यान है कि नहीं? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 69वां संशोधन कब किया गया था, कब किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। दूसरी अनुसूची में जो पेंशन वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख है। किसको किसको? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत के महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं, और सीएजी, इन सारे लोगों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। तो ये थी दूसरी यानी सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेतन भत्तों का उल्लेख है। अब वेतन भत्तों की बात हो गई तो भाई पहले बात हो गई वेतन भत्ते की, उसके बाद शपथ की। तो तीसरी अनुसूची में चर्चा है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में सूचियों की चर्चा है, जिसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कल ही बात किया था इसकी। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसी वीडियो में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 9वीं अनुसूची में जो दिया गया है उसमें यह बोला गया है कि इस शेड्यूल में जो भी विषय डाल दिए जाते हैं उसमें जो विषय हैं उस पर न्यायालय में उन विषयों पर चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। मतलब इस अनुसूची में जो भी विषय रखे गए हैं उनको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि बाद में इसमें बोला गया कि जो केशवानंद भारती केस हुआ उसके बाद से जो भी विषय नवी अनुसूची में डाले जाते हैं कानून उनकी समीक्षा कर सकता है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो जोड़ी गई 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, और इसमें क्या उल्लेख है? दल बदल के प्रावधान का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। उम्मीद है कि अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आज के बाद आपके गलत नहीं होंगे। वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल ये अनुसूचियां कन्फर्म हो जाएंगी। बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए जोड़ों में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल नेहरू, सरदार पटेल बीपी मेनन, सरदार पटेल गांधी, सरदार पटेल केएम मुंशी। अब एक सदस्य तो कंफर्म है भैया, सरदार पटेल होंगे, बाकी वाला आपको ढूंढना है। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब भैया लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट ही होगा कि सरदार पटेल और बीपी मेनन ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कभी टाइम मिले तो इसकी चर्चा करूंगा कि भारत में देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मूल अधिकार
मूल क्यों कहलाते हैं, यानी इन्हें मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब मूल अधिकारों की चर्चा कहां की गई है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो मूल अधिकार क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक अधिकार है, हमें प्रकृति से प्रदत्त है। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, बसने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे प्राकृतिक हैं। स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार। आर्टिकल 21 की बात आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न समयों पर इसमें बहुत सारे नए नए विषय जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो सोने का भी अधिकार हमारा मूल अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा, कोई जबरदस्ती आपको जगा नहीं सकता। आपको मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोलें तो बोल दीजिए देखिए सोने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है और आप इसका हनन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कीजिएगा मत, पढ़ने के लिए वो आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए पहले, तो फिर आगे बढ़ूं। आगे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होमवर्क के रूप में रहेगा। आज के वीडियो सीरीज में सिर्फ 20 प्रश्न थे, वो मैंने आपको करा दिए। मूल अधिकार मूल क्यों है? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ये किसी को दिया नहीं जा सकता। अपनी नींद किसी को दे सकते हैं, कहेंगे हम सांस नहीं लेंगे, आप हमारी जगह सांस ले लीजिए, हम जिंदा नहीं रहेंगे, आप हमारी जगह जी लीजिए, तो नहीं हो सकता। यानी अप्रतिदेय है, किसी को दे नहीं सकते, और प्राकृतिक हैं क्योंकि प्रकृति से प्रदत्त हैं हमको, इसीलिए इनको मूल अधिकार बोलते हैं। और मूल अधिकारों का भारत में संरक्षक कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मूल अधिकारों का भारत में संरक्षक कौन है। हाँ, सही जवाब काफी सारे लोग बता रहे हैं। इस सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। भारत में मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी मूल अधिकारों के हनन पर हम सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई देता हूं आपको। होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई भी लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। इनमें से कौन सी बात अयोग्य है, यानी कौन सी बात गलत है, ये आपको कमेंट सेक्शन में, जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है वो जो है लाइव कमेंट सेक्शन नहीं, नीचे वाले कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो होता है, तो वहां हमें बताइएगा। होमवर्क है, अच्छे से डिस्क्राइब करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क पूरा किए रहिए, तभी आगे की वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं 9 बजे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो, आपको वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां जाइए, टेलीग्राम लिंक आपको अवेलेबल है, वहां से PDF भी प्राप्त हो जाएगा आपको। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत है, कोई सजेशंस है, कोई कमेंट है, तो आप जो है नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।